बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को विषय भूगोल प्रकरण आर्द्रता और मेघ में भाग 3 की जानकारी हम देंगे, जिसमें आप लोगों को मेघ का अर्थ, मेघ के प्रकार, मेघ में विद्युत प्रभार होने की प्रक्रिया, मेघों का फटना तथा ओलावृष्टि की चर्चा की जाएगी। जैसा कि बच्चों आप लोग को यह चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र से आपको मालूम होता होगा कि सूर्य की ऊष्मा से भूमि एवं जल समांतर गर्म होते हैं। पानी का जल गर्म होने के बाद वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, जो वायु में समा जाता है। अब सतह के पास की वायु गर्म होती है और फैलती है, जिससे वायु का घनत्व कम होता जाता है। गर्म हवा हल्की होती जाती है, तो गर्म हवा हल्की होने से ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाते समय वायु का तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम होने लगती है, जिससे सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। बच्चों, उष्ण बिंदु तापमान की स्थिति आने पर वायु में स्थित वाष्प का जल के कणों एवं हिम के कणों में रूपांतरण होने लगता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी बादल बनने के लिए अर्थात मेघ बनने के लिए धूल के कणों, पर्याप्त नमी तथा कम तापमान का होना, न्यूनतम तापमान का होना आवश्यक है। जैसे कि बच्चों आप आगे देख रहे हैं कि यह जो जलवाष्प ऊपर उठता है, संघनन के कारण वातावरण में अधिक ऊंचाई पर सूक्ष्म जल कण एवं हिम के कण वायु में तैरने लगते हैं। वायु में स्थित धूल के कणों, धुआं के कणों, समुद्री लवणों के कणों के आसपास ये जल कण एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद आकार में बड़े होने लगते हैं और इसी समुच्चय को हम मेघ कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं ऊपर, यह आपस में समुच्चय बनने के बाद ऊंचाई पर मेघ के रूप में बदल गए हैं। आप आगे देखते हैं बच्चों कि यह जो हवा गर्म होकर के ऊपर संघनित हुआ है और वह मेघ के रूप में परिवर्तित हो गया है, जो वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण ये जो मेघ हवा में तैरते रहते हैं और समुद्र की सतह के अलग अलग ऊंचाइयों पर मेघ पाए जाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ कई बार सूक्ष्म हिमकणों में ही होते हैं। मेघों में संघनन एवं वाष्पीभवन क्रिया होती रहती है। मेघों में भी जल एवं हिमकणों में हलचल होती रहती है। जैसा कि बच्चों आप आगे देखिए, यह हवा के कारण यह मेघ आपस में तैर रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं कि यह मेघ हवा में तैर रहे हैं और इन मेघ में जल और हिमकणों में हलचल होती रहती है, क्योंकि उसमें वाष्पीभवन क्रिया और संघनन की क्रिया होती है, तब आपस में हलचल होता रहता है और जिसके कारण वाष्प का प्रमाण भूमि की सतह के पास अधिक होता है।
समुद्र से ऊंचाई के अनुसार वाष्प का प्रमाण कम होता जाता है, जिसके कारण कम ऊंचाई वाले मेघ आकार में छोटे होते हैं और अधिक ऊंचाई वाले मेघ आकार में बड़े होते हैं, जो कि बच्चों आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि जैसे नीचे के जो और ऊंचाई में मेघ में अंतर दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। तो इस तरह से वातावरण में मेघों की उत्पत्ति अलग अलग ऊंचाइयों पर होती रहती है। इन मेघों का निरीक्षण करने पर ऊंचाई के अनुसार उनके नाम अर्थात उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों, कम ऊंचाई, मध्यम ऊंचाई और अधिक ऊंचाई, तो जो मेघों की धरातल की नजदीकी को भी तय करते हैं। आगे हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों कि यह मेघ के प्रकार हैं, अर्थात बादलों के वर्गीकरण के क्रम में इनके रूप, सामान्य आकृति, संरचना, ऊर्ध्वाधर विस्तार एवं उनकी ऊंचाई को प्रमुख आधार बनाया जाता है। समुद्र की सतह से अलग अलग ऊंचाइयों पर विभिन्न विशेषताओं रखने के कारण इन्हें 3 रूपों में बांट दिया गया है। अत्यधिक ऊंचाई वाले मेघ अर्थात 7000 से 14000 मीटर के बीच की ऊंचाई, मध्यम ऊंचाई वाले मेघ 2000 से 7000 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले मेघ, अर्थात कम ऊंचाई मेघ अर्थात 2000 से भी कम ऊंचाई पर जो स्थित मेघ हैं। तो इस तरह से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आगे बच्चों आपको हम दिखा रहे हैं कि इनके ऊंचाइयों के आधार पर और इनकी विशेषताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार मेघ के 10 प्रकार होते हैं। पहला है सिरस, सिरोस्टेटस, सिरोक्यूमुलस, चौथा अल्टोस्टेटस, अल्टोक्यूमुलस, स्टेटोक्यूमुलस, स्टेटस, निम्बोस्टेटस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। तो बच्चों जिसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि सिरस, सिरोस्टेटस, सिरोक्यूमुलस जो कि अधिक ऊंचाई वाले, अल्टोस्टेटस, अल्टोक्यूमुलस यह मध्यम ऊंचाई वाले, बाकी जो 5 स्टेटोक्यूमुलस, स्टेटस, निम्बोस्टेटस, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस ये जो कम ऊंचाई वाले मेघ हैं। ये नाम लैटिन आधार पर दिए गए हैं। जैसे बच्चों यहाँ सिरस शब्द जो है शिरा से बना हुआ है अर्थात हाई क्लाउड। अल्टो शब्द आपको दिख रहा है, अल्टो शब्द अर्थात अल्टो शब्द यह लैटिन के एल्टस से बना हुआ है अर्थात मीडियम। स्टेटस शब्द जो है, स्टेटस का मतलब होता है बच्चों यह शब्द जो है स्टेटो से बना हुआ है। लैटिन शब्द स्टेटो अर्थात इसका मतलब होता है लेयर्स। ऐसे बच्चों क्यूमुलस शब्द इसका मतलब होता है हिप्ड अर्थात ढेर के तरह, हिप लाइक। और निम्बस अर्थात निम्बो शब्द से बना हुआ है, यह इसका मतलब होता है रेन स्टार अर्थात बारिश वाला अर्थात वर्षा वाला मेघ। तो इस आधार पर इनके नाम दिए गए हैं बच्चों। आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यह किस तरह से उनके क्रम को आप ऊंचाई के आधार पर आप देख रहे हैं, जो कि आपको अभी वहाँ तालिका के आधार पर बताया गया था। यहाँ बच्चों आपको चित्र के आधार पर भी क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार जो 10 प्रकार के मेघ हैं वह किस प्रकार वातावरण में अपने ऊंचाइयों के आधार पर हैं। और आगे हम अब एक एक की जानकारी देते हैं बच्चों। जैसे कि अधिक ऊंचाई वाले मेघ, पहला हम अधिक ऊंचाई वालों मेघ में देखते बच्चों कि अधिक ऊंचाई वाले मेघ हिमकणों से बने होते हैं।
इन मेघों की ऊंचाई 7,000 से 44,000 मीटर के बीच होती है और इन मेघों में सीरस मेघ, सीरोस्टेटस मेघ, सीरोक्यूमुलस मेघ और सीरोक्यूमुलस मेघ का यह तीसरा प्रकार का मेघ है। अर्थात इस तरह से हम आगे एक एक की जानकारी देंगे। यह पहला है सीरस। सीरस मेघ में हम देख रहे हैं बच्चों कि यह जो सीरस मेघ है यह तंतुमय की जैसे होता है, अर्थात तंतु के आकार का होता है, धागे की जैसे होता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर हिमकणों के द्वारा यह निर्मित मेघ होता है। देखने पर बच्चों आपको जैसे लग रहा है कि कपास की तरह है। इसकी रचना आपको जैसे पक्षियों के जो फीदर होते हैं, पंख होते हैं, उनकी तरह दिखाई दे रहा है। यह मेघ से सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो यह देखने में श्वेत रंग के दिखाई देता है। और यह मेघ जब असंगठित होता है अर्थात छितराया होता है, अर्थात मौसम साफ की सूचना है। और जब यह मेघ संगठित होता है और विस्तृत रूप से फैला होता है तो यह खराब मौसम के आसार को बताता है। तो यह बच्चों सीरस मेघ की जानकारी हुई। अब आगे हम चलते हैं अधिक ऊंचाई के मेघ में सीरोस्टेटस। तो सीरोस्टेटस का मतलब होता है पक्षाव स्तरीय मेघ। यह प्रायः श्वेत रंग के पाए जाते हैं, आकाश में पतली दुधिया चादर के समान फैले रहते हैं। इसके आगमन पर सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाते हैं जो निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। इनमें सूर्य तथा चंद्रमा की वाय रेखा धूमिल या मलिन नहीं होती है। इसकी उपस्थिति ऊपरी वायुमंडल में नमी की बड़ी मात्रा को बताती है। अर्थात आगे हम प्रभामंडल क्या होता है वो बच्चों आपको बता रहे हैं कि प्रभामंडल क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यह सूर्य के चारों तरफ राउंड में आप देख रहे हैं एक घेरा बन गया है, जिसे को हम कहते हैं प्रभामंडल। तो इस प्रकार के घेरे आपको इस बादल में, जब यह बादल आकाश में दिखाई देता है तो ऐसे प्रभामंडल आपको आकाश में दिखाई देते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आपको सीरोक्यूमुलस यह अधिक ऊंचाई वाले मेघ का तीसरा मेघ है। सीरोक्यूमुलस मेघों का स्वरूप छोटी छोटी लहरों के समूह की तरह दिखाई देता है और इसमें श्वेत रंग के बादल या तो छोटे छोटे गोलेकार रूप में या लहरनुमा दिखाई देते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बादल आपको चित्र में आपको ऐसे मालूम हो रहा है जैसे छोटे छोटे बादल दिखाई दे रहे हैं और वह गोलाकार रूप में है। ऐसा जैसे लगता है जैसे हम किसी तालाब में यदि पानी एक पत्थर फेंकते हैं तो जैसे तालाब में पानी का लहर बनता है। बच्चों आप देख रहे हैं कि चित्र में ऐसे ही लहरदार आपको यह बादल दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यह जो बादल होते हैं वह छोटी छोटी लहरों के समूह की तरह दिखाई देते हैं। देखने में यह मछली के सल्क की तरह भी दिखाई देते हैं बच्चों, जैसा कि मछली का सल्क अर्थात जो स्केल होता है आप देख रहे हैं कि ठीक वैसे रचना है। तो इसलिए इसका नाम मैकरल स्काई भी कहा जाता है। मैकरल एक मछली का नाम है, इसलिए मैकरल स्काई भी कहा जाता है। इस तरह से बच्चों अभी हम आपको अधिक ऊंचाई वाले मेघ की जानकारी हमने दिया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। मध्यम ऊंचाई वाले मेघ अर्थात यह मेघ की ऊंचाई 2000 से 7000 मीटर के बीच होती है, अर्थात 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक। इसमें दो प्रकार के हैं, अल्टोस्टेटस और अल्टोक्यूमुलस। जैसा कि बच्चों हमने बताया था, अल्टो का मतलब होता है मध्य, जो यह मध्यम ऊंचाई वाले मेघ हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों। पहला है अल्टोस्टेटस।
अर्थात मेघ कम चौड़े होते हैं, इनमें सूर्य दिखता है। सूर्य दुधिया कांच की जैसे देखने में लगता है। बर्फ के कण पानी की बूंदें होती हैं, इनसे वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो जो यह अल्ट्रोस्टेटस है, इसमें तापमान कम होने के कारण वहां से होने वाली वर्षा बर्फ के रूप में होने की संभावना होती है। यह ऊन के जैसे, जैसे आपको देखने में लग रहा है जैसे ऊनी कपड़ा रखा है, ऊनी बादल के जैसे ऊनी रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात इसलिए इनको हम ऊनी बादल भी कहते हैं। तो यह मेघ में जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि जो सूर्य का दिखने का जो उनका रंग होता है वह जैसे दुधिये कांच की तरह होता है। तो आगे हम आपको अगले मेघ की जानकारी देते हैं, वह अल्टोक्यूमुलस। तो अल्टोक्यूमुलस में बच्चों यह मेघ स्तर के रूप में होते हैं, अर्थात लेयर के रूप में होते हैं। इनकी रचना तरंगों की तरह होती है। कई बार यह सफेद रंग के होते हैं, इसमें ग्रे कलर की शेड पाए जाते हैं, छटाएं पाई जाती हैं। तो ये मेघ मुख्यतया इनमें जो शेड होते हैं वह ग्रे कलर में होते हैं और संपूर्ण आसमान में यह चादर की जैसे श्वेत भूरे रंग के रूप में फैले हुए होते हैं। तो ये बच्चों आपको अल्टोक्यूमुलस की जानकारी हुई। अब हम आगे चलते हैं कम ऊंचाई वाले मेघ, अर्थात कम ऊंचाई वाले मेघ में हम देखते हैं तो इन मेघों की ऊंचाई 2000 मीटर से कम होती है। इसमें 5 अलग अलग प्रकार के मेघ हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, और 2 क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस हैं जो धरातल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच जिनका विस्तार कम अधिक हो सकता है। अर्थात इस प्रकार से यह 5 प्रकार के मेघ होते हैं। आगे हम एक एक की जानकारी देंगे। जैसे बच्चों स्ट्रेटोक्यूमुलस मेघों में परत होती है, उनका रंग सफेद से लेकर के भूरा होता है और इसमें मेघों के झुंड के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह स्ट्रेटोक्यूमुलस की जानकारी हुई। आगे हम चलते हैं, आपको स्ट्रेटस अर्थात ये मेघ परत के रूप में होते हैं, ये नीचे की ओर समतल होते हैं और इनका रंग राख की तरह होता है। तो यह बच्चों स्ट्रेटस मेघ की विशेषता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, देखने पर ऐसा लग रहा है कि इनका जो नीचे की तरह का जो भाग है वह समतल जैसे दिखाई दे रहा है। अब हम आगे चलते हैं निम्बोस्ट्रेटस के विषय में, अर्थात इन मेघों की परतें मोटी होती हैं, एक गहरे राख के जैसे होते हैं। इन मेघों में रिमझिम वर्षा अर्थात हिमपात हो सकता है। अर्थात बच्चों इसमें देखा गया है कि कभी कभी ऐसी रिमझिम वर्षा होती है जो ऊपर से वर्षा होने पर तो वर्षा मालूम होता है, लेकिन वह नीचे आते आते वह वाष्पन के रूप में खत्म भी हो जाती है। तो यह मेघ की यह विशेषता है। आप देख रहे हैं चित्र में भी आपको लग रहा है कि यह गहरी राख के रंग के हैं, अर्थात ग्रे कलर में है। आगे हम आपको क्यूमुलस मेघ की जानकारी देते हैं बच्चों। तो जो क्यूमुलस मेघ होता है यह ऊर्ध्व विस्तार वाला मेघ है। इसका विस्तार धरातल से 500 से 600 मीटर के बीच होता है।
वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण इन मेघों की निर्मित होती है और ये मेघ आकार में बड़े एवं गुम्बदाकार होते हैं। इनका रंग धूसर होता है, ग्रे कलर होता है। ये मेघ सुहाने मौसम के द्योतक होते हैं, अर्थात इन मेघों का कभी कभी क्यूमुलोनिम्बस मेघ में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। तो इनकी आकृति आप देख रहे हैं बच्चों, यह जो क्यूमुलस निम्बस का है कि ये मेघ विशाल गुंबद की तरह है और इनका रंग भी देखिए धूसर है। मेघ कितने सुहावने मौसम, इनके जो मेघ का जो है ये सुहावने मौसम का द्योतक होते हैं। तो यह जो है मेघ की जानकारी हो गई बच्चों। आगे हम चलते हैं। अगला मेघ है, यहाँ वही क्यूमुलस जो दिया गया है वो क्यूमुलस मेघ की जानकारी बच्चों है कि किस तरह से उसमें हलचल होती रहती है। वह जो आपको थोड़ा सा चित्र में बताया जा रहा है कि क्यूमुलस में किस तरह से हलचल होती है, अर्थात हवा के चलने पर किस तरह से उनमें परिवर्तन दिखाई देता है। अब हम आगे आपको दिखा देंगे क्यूमुलोनिम्बस मेघ क्या होता है। तो बच्चों यह जो क्यूमुलस निम्बस मेघ है यह मेघ आंधी का द्योतक होता है। आंधी का मतलब जो तेज हवाएं, तूफानी तेज हवाएं होती हैं उसे हम आंधी कहते हैं, अर्थात वह आंधी का द्योतक होता है। इसका रंग काला होता है। ये मेघ बहुत घने होते हैं और देखने में पर्वत की तरह दिखाई देते हैं। इन मेघों का ऊपरी भाग निहाई की तरह समतल होता है। निहाई क्या होती है बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोहार एक लोहे की छड़ को या किसी धातु को गर्म करके वह जिस आधार पर रख करके वह उसे पीटता है उसको हम क्या कहते हैं, निहाई। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, तो यह जो है निहाई के आकार का होता है। साथ ही इसमें गड़गड़ाहट और बिजली की चमक भी होती है। इन मेघों के कारण आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। इन मेघों की तुलना में यह अन्य मेघों की तुलना में इन मेघों में से गिरने वाले पानी की बूंदें आकार में बड़ी भी होती हैं। अब आगे हम आपको यह चीज दिखा रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों, यह क्यूमुलोनिम्बस है जो काले रंग के होते हैं। देखने में कैसे दिख रहे हैं, अर्थात यह पर्वत की तरह दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे आपने पीछे निहाई देखा, ठीक वैसे ही ऊपर कैसे वह चौड़े हैं, आपको ठीक वही विशेषताएं यहाँ इन मेघ को देखने पर मिल रही है। अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बच्चों कि किस तरह से मेघ में विद्युत प्रभार का निर्माण होने की प्रक्रिया होती है। जैसा कि हम बच्चों देख रहे हैं कि हवा के चलने से सबसे ऊपर की तरफ आपको आवेश दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आवेश दिखाई दे रहा है और जमीन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। जब एक दूसरे घर्षण से जब वहाँ आवेश उत्पन्न होते हैं तो यह ऋण जो आवेश है वह धन धरती की तरफ वह घूम करके आते हैं और धरती की तरफ घूमकर आने के बाद वह नीचे के जो धन आवेश होते हैं वह धन आवेश की तरफ वह आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से जो मेघों के विद्युत प्रभार का निर्माण होता है और इन आवेश के कारण वहाँ का तापमान इतना अधिक हो जाता है, अधिक तापमान 26,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वहाँ हो जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ की हवा गर्म हो जाती है। जब हवा गर्म होती है तो इन हवाओं में आपस में टकराव होता है जिससे आवाज सुनाई देती है। आगे बच्चों हमको दिखा रहे हैं कि ओलावृष्टि क्या होता है। जैसे कि हमने बताया कि इन लोगों में ओलावृष्टि होती है। तो ओलावृष्टि की जानकारी है, अर्थात जब मेघों के गिरने वाले पानी की बूंदें बड़ी हो जाती हैं और वह अधिक ठंडी होने के बाद यह जो है
बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और जब बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो वह सीधे मेघ में तैर नहीं पाती हैं और सीधे जमीन पर आती हैं। तो जमीन पर आने के बच्चों ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें यह जब जमीन पर आती हैं तो कैसे जो है यह गिरती हैं, जैसा कि आप हम देख रहे हैं यहाँ चित्र में कि यह जो है बर्फ के रूप में जमीन पर आ रही है, जिसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। आप देख रहे हैं कि सफेद सफेद रंग के यह बर्फ के टुकड़े ऊपर से गिर रहे हैं, अर्थात यह जो है एक प्रकार की वर्षा है, हिमवर्षा है, जिसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। तो आगे बच्चों हम आपको दिखा रहे हैं कि यह चित्र है जिसमें मेघों के बीच में गड़गड़ाहट कैसे होती है, वह आकृति आपको यहाँ स्पष्ट हो रही है बच्चों। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्यूमुलोनिम्बस मेघ में गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है। तो जब मेघ एक दूसरे से रगड़ में आते हैं हवा के द्वारा, तो रगड़ के कारण जो है जो आवेश उत्पन्न होता है, तो इस तरह से हमें आकाश में बिजली चमकते हुए दिखाई देती है, जिसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। कैसे होता है यह प्रोसेस मैंने बच्चों आपको आप पीछे देख लिए कि किस तरह से ऋण और धन आवेश का निर्माण होता है, कैसे जमीन से वो ऋण आवेश धन आवेशी जो जमीन होती है धरातल धन आवेशित है, किस तरह से वह ऋण आवेशों को आकर्षित करती है। आगे हम चलते हैं तो आपको है, क्या आप जानते हैं कि मेघ का फटना भी एक वर्षा का प्रकार है, अर्थात जब तीव्र ऊर्ध्वगामी वायु के कारण जमीन की ओर आने वाली वर्षा की बूंदें मेघों में भी थम जाती हैं और इन बूंदों का ओले के रूप में रूपांतरण होता है, मेघ का वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने के कारण ऊर्ध्वगामी हवाएं इन्हें वहन नहीं कर पाती हैं। ऐसे समय में ओलों के साथ मूसलाधार बारिश होती है, जिसे हम मेघों का फटना करते हैं। अर्थात बच्चों जो किसी भी स्थान पर यदि 100 मिलीमीटर अचानक 100 मिलीमीटर बारिश हो तो या उससे अधिक हो तो हम कहते हैं कि उसे हम मेघों का फटना कहते हैं। मोस्टली यह पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है, क्योंकि वहाँ अचानक जो है जो हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में है, वहाँ ऐसे राज्यों में इस प्रकार की मूसलाधार बारिश अधिक दिखाई देती है। यह कैसे होती है ये आपको आगे दिखा रहे हैं बच्चों। जैसा इस तरह से बादल से एक साथ अधिक मात्रा में पानी होता है, जमीन पर अचानक जो है 100 मिलीमीटर लगभग बारिश हो जाती है बच्चों। आगे है घर काम। इस तरह से बच्चों यह आपको पाठ समझ में आ गया होगा, हमने आपको पूरी जानकारी दी है बच्चों। तो आप इस पाठ को आसानी से कर सकते हैं। जो भी चीज इसमें नहीं समझ आती है आप पीछे वीडियो को आसानी से देख करके इसे आप पूरा भी कर सकते हैं, जिसमें हम आपको मेघ के प्रकार, उनकी विशेषताएं, मेघों का फटना, किस तरह से गड़गड़ाहट होती है, अर्थात किस तरह से विद्युत प्रवाह उत्पन्न होते हैं, यह सारी जानकारी हमने आपको दिया। बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।